आपका क्या हाल है कि हज़ारों साल पहले जंगल में लोग कैसे रहते थे, और अगर आप कुछ आइडिया लगाना चाहें तो आज भी आप देखें कि देहातों में लोग कैसे रहते हैं, दूर पार गांव में लोग कैसे रहते हैं, पहाड़ों पे लोग कैसे रहते हैं। कोई आप में से बताएगा कि पहाड़ों पे या दूर पार गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और लाहौर या लंदन या न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? आप में से कोई बताना चाहेगा? गाँव की ज़िंदगी में जब हर चीज़ आपको मिलती है, मसलन क्या? प्योर फुफ्फो? सब्जियाँ अच्छा, तो शहर में सब्जियों में क्या गाजरों में मूलियाँ घुसी होती हैं? सर, लेकिन वो मतलब फ्रूट से गाँव में जहाँ तक मैंने देखा है, गाँव में तो सफाई सुथराई नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मक्खियाँ बिन बना रही होती हैं। जो गाँव मैंने देखे हैं पर्टिकुलरली, वो तो सारे अनहाइजीनिक गांव होते हैं ना। वहाँ कोई सीवरेज सिस्टम होता है, लोग खेतों में ही सारा कुछ डाउनलोड करके आ जाते हैं। वो सिर्फ पहले होते जी सर आपने तो डाउनलोड वर्ड का पहाड़ पे रहने मतलब वाले ही लोग बता- जो होते हैं वो जफाकश इसलिए होते हैं, व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर अगर उनका घर एक पहाड़ की चोटी पे है, ना साइकिल जा सकती है, मोटर बाइक नहीं जा सकती, तो वो पैदल चलते हैं। और वो एक एक आदमी जो है वो कई मीलों पैदल चल जाता है, स्टीप पहाड़ियों पे भी उनके घर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि वो जिसको हम वॉक कह लें या तो उनको ज़रूरत है, उसके बगैर वो चल नहीं सकते। बाकी जो दूसरा पे कह रहे हैं कि ये अपने आप, ये सिर्फ एडिक्शन में नहीं है। जब आपने कोई काम करना है, आप सोच लेते हैं, तो यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू डू इट। आप जब तक अपना तो असल सवाल ये है कि इंसान ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो कुछ भी ना करें तो फिर भी हालात बेहतर हो सर जाएं? इसी में क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि वो खुद तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सर की उर्दू भी बड़ी खूबसूरत है। इन्होंने पहाड़ों और जो है जफाकशी का वर्ड इस्तेमाल कर डाला। मैं चूँकि मरी में कुछ देर रहा और काम किया है, तो सर वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कितनी मिजरेबल है। हाँ, मैं सिर्फ आपको यानी एक जो पहाड़ों पे रहते हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है। जो मरी के अंदर प्रॉपर पहाड़ी के ऊपर, जहाँ जिसे हम कोह मरी कहते हैं, वहाँ रहते हैं, वो काम काज करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी, उनके घरों के हालात बेहतर है। लेकिन दूर पहाड़ों पे बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ ना बिजली, ना पानी, ना कोई चीज़, और वो लोग एक बेमानी ज़िंदगी गुजार के दुनिया से चले जाते हैं। सर इट वॉज अ रेगुलर स्पेक्टिकल कि जहाँ पर किसी मरीज़ को किसी स्पीडी तरीके यानी एम्बुलेंस के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो 4-5 लोगों ने चारपाई को थाम रखा है और उसी के ऊपर ही मरीज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो ऊपर नीचे आ जा रहा है। जो और बुनियादी नुक्ता मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर वो एक समझ जाएंगे तो ये एडिक्शन का मसला आप हल कर लेंगे। कि हमारी एक बहुत ही पुरानी एडिक्शन है जिसका इलाज सबसे पहले करने की ज़रूरत है, वो है सुस्ती और काहली। और फिर उम्मीद रखना, अपने आप को तसल्ली देना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुस्ती और काहली और इंतज़ार रखना कि नहीं ठीक हो जाएगा सब कुछ, कोई आएगा कहीं से जो कि आके उनकी किस्मत संवार देगा। और ये अज़ल से एक एडिक्शन है जो इंसान को चिमटी हुई है, और कुछ लोग बीच में से ज़ोर लगा के इस एडिक्शन में से निकल जाते हैं और वो कहते हैं नहीं, ये जैसा हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसको और बेहतर होना है। जैसे ज़्यादातर लोग लैंड नंबर जो टेलीफोन का है उससे मुतमिन थे, पर कुछ लोग थे जिनको बड़ी तकलीफ़ थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बात ना हुई कि हम वहीं टेलीफोन के पास ही बैठ के बात करेंगे, हम चलते फिरते बात करना चाहते हैं, हम कहीं दूर जाके बात करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने एक टेलीफोन बनाया जिसका रिसीवर अलग था और दूर जाके 200-400 गज़ के अंदर आप बात कर सकते थे। फिर भी कुछ लोगों ने कहा हम इससे भी मुतमिन नहीं हैं, हम तो इससे भी आगे चलना चाहते हैं, और उन्होंने ये मोबाइल बना लिया। फिर कुछ लोग मुतमिन नहीं थे, कुछ लोग मुतमिन हो गए, कुछ लोग मुतमिन नहीं थे तो उन्होंने स्मार्टफोन बना दिया।
जिसमें आप साथ ही शक्ल भी देख सकते हैं और साथ ही बातें भी कर सकते हैं और साथ ही तस्वीरें भेज सकते हैं, रिकॉर्डेड वॉइस भेज सकते हैं। तो आपने देखा कि कुछ लोग मुतमिन टाइप हैं कि खैर है, जैसे भी हालात हैं वैसे ही रहे, या वो ये सोचते हैं कि ख़ुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ और लोग हैं जो उनके लिए ये सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, दूसरे लोग ठीक कर रहे होते हैं। अगर कोई स्मार्टफोन बनाता है तो ख़ुद ही इस्तेमाल नहीं करता, वो दूसरे लोगों को भी मौका देता है कि तुम भी इस्तेमाल करो। अब ये डिपेंड करता है कि हम किन लोगों में से अपनी गिनती शुमार करना चाहते हैं। वो लोग जो बैठ के तो इंतज़ार कर रहे हैं कपड़ा बिछा के कि कोई आके कोई 2 सिक्के फेंक जाएगा, या हम उन लोगों में शुमार होना चाहते हैं कि जो आगे बढ़ के कोई काम करेंगे, आगे बढ़ के कोई काम करेंगे। तो अपने अंदर हमें वो एक अज़ली एडिक्शन, एक इब्तदाई एडिक्शन तलाश कर लेनी चाहिए कि क्या अगर हम बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो उठ के बैठना मुश्किल लगता है, अगर बैठे हुए हैं तो उठ के चल के वॉशरूम तक जाना मुश्किल लगता है, या सीढ़ियाँ उतर के निचली मंजिल तक जाके पानी लाना मुश्किल लगता है, या ये छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं ये मुश्किल लगते हैं। एक कप चाय बनाना मुश्किल लगता है, उसके लिए इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा तो चाय बना के पिलाएगा। उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। ये जो अज़ली एडिक्शन है सुस्ती की, प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि जो कहती है कुछ ना करो और मज़ीद तसल्ली देती है कि कोई और करेगा, कोई करेगा। ये कोई कौन है जो करेगा? कोई करेगा, कोई और कौन जी? कोई कौन करेगा? क्योंकि बंदों में से कोई उठ के कर देता है तो फिर वो कहते हैं ठीक है, मैंने कहा नहीं था कि कोई करेगा। कोई और कर देता है तो वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं देखो मेरा ख्याल कितना सही है कि मैंने सोचा था कि कोई करेगा तो देख लो किसी ने कर दिया। एडिक्शन में यही होता है कि मैं मज़ा करूँगा, कोई और है जो मेरे लिए सब कुछ करेगा। तो फिर होता क्या है कि वो मज़ा करता है और कोई और होता है जो उसके लिए सब कुछ करता है, और उस सब कुछ को जो कि वो करता है क्या कहते हैं? एनेबलिंग कहते हैं। अच्छा, जो बंदा एनेबलिंग करता है, जो बंदा एनेबलिंग करता है तो फिर वो अंदर ही अंदर सड़ता है, कुड़ता है, दिल ही दिल में बुरा मनाता है, फिर उसके अंदर वो गुस्सा जमा होना शुरू होता है, फिर गुस्से से उसका दिल भर जाता है। तो फिर वो क्या करता है? क्या करता है मूसा साहब? गुस्से से जब भर जाता है उसका अंदर तो फिर वो फट पड़ता है, तो क्या कहता है? प्रोवोकेशन करता है ना, प्रोवोकिंग करता है। तो जब भी हम इस किस्म के इंसान होते हैं कि हम कुछ नहीं करते और हम कहते हैं कि कोई करेगा, तो कोई भला मानस उठ के आके करना शुरू कर देता है, हम उसको कहते हैं तुम अनेबलर हो। नहीं, आप तो आपके तो इर्द गिर्द अनेबलर हैं और प्रोवोकर हैं। आप अनेबलर और प्रोवोकर नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, और हर मरीज़ के इर्द गिर्द कुछ अनेबलर्स और कुछ प्रोवोकर्स होते हैं। अगर वो ना हो, अगर वो ना हो तो बंदा छोड़ दे एडिक्शन। ये अनेबलर्स और प्रोवोकर्स हैं जो किसी को कहते हैं करी जा, तू करी जा। करेंगे करेंगे बात करेंगे, सब्र करें, सब्र करें। नहीं, सुई को तो हटाएं ना, सुई को हटाएं, आप हटाएं, सुई को हटाएं। मैं तो हमेशा आपको ये समझाता हूँ, हमेशा ही समझाता हूँ कि आप अपने और दूसरे मरीज़ों के बेहतरीन मुफाद में अपना तर्ज़ अमल इख्तियार किया करें। हम पे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि हमारे पास लोग भेजते हैं अपने बच्चों को अच्छी बातों के लिए, और जब पेशेंट्स भी एक दूसरे से बुरी बातें करते हैं तो वो हमारे जद पड़ती है इस पे कि उनको भेजा गया था अच्छी बातों के लिए और उन्होंने यहाँ किसी से बुरी बात सुनी, एंटी काउंसलिंग सुनी।
क्या खुशखबरी मिली है? कि मैं जा रहा हूँ। मैं यही तो बता रहा हूँ, अगर आपके ये ऊपर जाके ये सारी बातें, हालांकि अभी फैसला कोई नहीं हुआ, मुझे मानी भाई जिस तरह कहा था मुझे लगा फैसले यहाँ मैं करता हूँ, फैसले यहाँ मैं करता हूँ, ठीक, फैसले यहाँ मैं करता हूँ, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू एवरीबडी कि फैसले यहाँ मैं करता हूँ, ठीक। मैं समझा था कि वो शायद आपसे बात करके मानी भाई बात छोड़ दीजिए ना अब इस बात को। बात सिर्फ ये है कि आपने जब ऊपर जाके कहा तो पहले आप किसी से मोहब्बतें डालते हैं, 2-3 दिन के अंदर दिल ऐसे मोह लेते हैं कि अगले का दिल कब्जे में करके अपने बिल्कुल संभाल के रख लेते हैं और फिर कहते हैं मैं जा रहा हूँ तुम यहीं रहो। तो ये बातें जो हैं इससे दूसरे मरीज़ों को तकलीफ़ होती है, तो ये ना किया करें, अपने खामोशी से काम रखा करें। मैं लिटरली एहतिशाम के साथ नहीं हुई इस तरह नहीं आप मैंने बताया ना कि ये जो आपने बात की उसी के नतीजे में वो अपसेट हुए। खैर ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो सेट हों, लेकिन आप अपने हद तक हमेशा के लिए नोट कर लें कि ऐसे अल्फाज मुंह से नहीं निकालने जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, और ऐसे अल्फाज नहीं निकालने जिससे दूसरे अपसेट हों, और अपना भी माहौल सही रखना और टू दी पॉइंट्स चलना। अब आप समझ गए ना। अब यहाँ पहुँचे कैसे थे मुझे बताइए, इनसाइड कैसे पहुँचे, इस दफ़ा कैसे पहुँचे? फिर आपने जब देखा था आपने कहा दोस्त की तरफ जाना ऊपर नहीं नहीं, कैसे पहुँचे यहाँ पे? यहाँ पे तो ऊबर पे आ रहे थे। ऊबर करा के पहुँचे। ऊबर कराने से पिछला कदम क्या था, पहले क्या हुआ था ऊबर कराने से पहले? उससे पहले घर से लड़के निकला घर में लड़ाई किस बात पे हुई थी? कि मैंने दाढ़ी बनवानी है उसे बनवानी भी आपने दाढ़ी बनवानी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं दाढ़ी ना बनवाएं, नाई की दुकान पे ना जाएं। आपने कहा नहीं मैंने तो जाना है। मैंने कहा कि मैंने वहाँ भी जाना है और मैंने मानी के से मिलना है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है। अच्छा, आपने मिलना है तो वालिद मना कर रहे हैं तो आप घर से दीवार फलांग के निकल आए। आप दीवार फलांग के निकल आए तो फिर आपने वही किया जो वालिद से कहा था, या बीच में नशा जाके किया? फिर नशा पीछे आ गया था, मुझे एक्सपेक्टेड नशा खुद ही बीच में आ गया था, वही कह रहा ना वो जान जा रहा था जान इसीलिए अब्बा कह रहे थे कि घर से मत जाओ, इसीलिए अब्बा कह रहे थे कि घर से मत जाओ। और जब आप घर से चले गए और आपने फिर नशा किया, बीच में नशा आ नहीं गया था, ये 2 टांगों वाला नशा नहीं है जो बीच में चलते चलते आ जाता है, आप जाते हैं, नशा नहीं आता बीच में। और फिर आप नशे समेत यहाँ आ गए, नशा करके यहाँ आ गए, और आपकी पोजीशन में पुड़िया भी थी, और आपके अब्बा ने कहा था कि घर मत आना, और हम आपको कह रहे थे कि ऊबर करा के घर चले जाओ, ऊबर करा के घर चले जाओ, और आप जा कोई नहीं रहे थे, फिर मुझे डर लग रहा था। आपको डर लग रहा था। तो जब डर लग रहा था और आपके अब्बा से हम बार बार कह रहे थे कि इसे घर आने की इजाज़त दें, तो वो इजाज़त नहीं दे रहे थे, ठीक, वो कतई तौर पर इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि अगर इसके अब्बा इसको घर आने की इजाज़त नहीं दे रहे तो मैं उनकी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि उनको चाहिए था या तो आपको घर आने की इजाज़त देते या हमें कहते कि इसको एडमिट कर लें, तो मैंने अपने तौर पर आपको एडमिट कर लिया। अब जब मैंने अपने तौर पर आपको एडमिट किया तो अब मेरी मर्ज़ी के बगैर आप कैसे यहाँ से जा सकते हैं? आपकी मर्जी पे भी जा सकती यही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जब मैंने उनकी मर्ज़ी से आपको दाखिल ही नहीं किया, मैंने तो उनकी मर्ज़ी से आपको दाखिल ही नहीं किया, ना वो ज़िम्मेदार हैं आपके एडमिशन के। तो मैंने अपने तौर पर एक डॉक्टर की हैसियत से फ़ैसला किया कि अब मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ। उसके बाद उनको कहा कपड़े भिजवा दें, मैंने मैसेज करके कहा, उन्होंने कपड़े कोई नहीं भिजवाए। 5 दिन आप दूसरे मरीज़ों के कपड़े पहनते रहे, और मैं सबको कहता रहा कि आपके कपड़ों का घर से बंदोबस्त करें, घर से बंदोबस्त करें। तो इसमें मुझे बताएं खुशखबरी वाली बात कहाँ है आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा भी ज़हन रखते हैं? कल जब मैं मिला हूँ ना तो मुझे किसको मिले? उन्होंने मुझे कल यही कहा था कि मतलब अबू से मेरे वाले साहब से उनकी बात हुई है, 20-25 मिनट की लंबी बात हुई है, उसमें उन्होंने डिस्कस किया सारा सिचुएशन एंड ऑल दैट, और वो मतलब ये कह रहे थे कि आपके अब्बू से बात हो गई है ना, तो आपने अब्बू ने तो दाखिल नहीं कराया था, तो छुट्टी कैसे करा सकते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको डिसओन किया था ना, उन्होंने डिसोन किया था वहाँ पे। उन्होंने डिसओन किया था ना। अब वो मेरे से बात की करेंगे तो कोई बात चलेगी ना आगे, मेरे से बात करेंगे तो बात आगे चलेगी ना।
तो ये थोड़ी है बात कि किसी वक्त हम उनको कह रहे हैं कि यहाँ आया हुआ है तो इसको वापस घर बुला लें, ये इसे सारे शहर में हू का आलम तारी है और ये नशा लेके तो यहाँ पहुँच गया है तो ये कहीं घूमता फिरेगा, आप इसे घर वापस बुला लें। तो उन्होंने तो सबूत नहीं दिया ना गार्डियन होने का। अभी आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगा ना कि क्या ये कोई मजाक है। अगर आएंगे तो मैं बात करूँगा ना, क्योंकि जब मैंने जो उन्हें लास्ट मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि आपके कपड़े वो क्यों नहीं भिजवा रहे, यहाँ आप मौजूद हैं तो आपको अभी भी आपने किसी के पहने हुए ना, तो कपड़े नहीं भिजवा रहे वो, तो फिर ये कोई जिम्मेदारी की तो बात नहीं है ना, इस पे बात होनी चाहिए ना। एक चीज़ है जिस पे बात होनी चाहिए। आप छोड़ दीजिए ना उनको बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि उस वक्त भी फैसला मानी भाई ने तो नहीं किया था ना आपको दाखिल करने का, किसने किया था? तो जब मैं करूँगा फैसला कि आपको यहाँ मैं डिटेन कर रहा हूँ ताकि आप शहर में खज्जल ना हो, तो फिर मैं ही फैसला करूँगा ना कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब आइए उस बात की तरफ जो हम इनेबलिंग और प्रोवोकिंग की बात कर रहे हैं। उस वक्त आपके फादर कर रहे थे प्रोवोकिंग, अब हो सकता है वो इनेबलिंग करें, लेकिन अब मेरे उनसे कुछ चंद सवाल होंगे ना जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। चंद सवाल होंगे ना उनसे, उन सवालों का जब वो जवाब मुझे देंगे तो बात आगे चलेगी ना, और फिर आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि जिस मरीज़ की ज़िंदगी में से भी अनेबलिंग और प्रोवोकिंग निकल जाए, उसके घर वाले अनेबलर और प्रोवोकर नहीं रहे, समझे वो मरीज़ ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाएगा। मुझे ये बताइए कि वो पुराने ज़माने में रवाज होता था और अभी भी शायद दुनिया में बहुत जगह रवाज होगा कि दुल्हन की डोली उठाई जाती थी और उसमें बांस बंधे होते थे और दो बंदे आगे और दो बंदे आगे, और बीच में वो एक छोटा सा कमरा सा बना होता था, छोटा सा कमरा जिसमें एक खातून जो है चादर ओढ़ के बैठी होती थी, और वो जो दो कहार आगे और दो कहार पीछे उसे लेके तो चल रहे होते थे और उनके पीछे वाजे वाले होते थे, और इसको हम बारात का नाम देते थे। जी क्या चीज़? नहीं, मेहंदी वाले दिन नहीं, रुखसती वाले दिन, रुखसती वाले दिन। नहीं, ये मेहंदी पर होने वाला वाक़या नहीं है, ये रुखसती पर होने वाला वाक़या है। लेकिन मुझे बताएं कि जो दो कहार आगे हैं और दो कहार पीछे हैं, अगर वो डोली को ज़मीन पे रख दें तो दो कहार अगर आगे हैं और दो कहार पीछे हैं और दोनों आगे वाले और दोनों पीछे वाले डोली को ज़मीन पे रख देते हैं, यानी अनेबलिंग और प्रोवोकिंग छोड़ देते हैं, तो डोली चलेगी कि डोली रुकेगी? चलना है। ज़्यादातर क्या इम्कान है कि दुल्हन क्या करेगी? जी हाँ, कमरा छोटा है ना, वहाँ ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। ये जो एडिक्शन का कमरा है, ये जो एडिक्शन की ज़िंदगी है, जो बहुत छोटी सी एक जगह के अंदर है कि दिमाग के अंदर ही चल रही है, अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा, ये बड़ी महदूद ज़िंदगी है ना, कि या तो नशे का इंतज़ाम करना है या नशा करना है, और एक महदूद सी दुनिया है जो नशे की दुनिया है, नशे के दोस्त हैं। तो ये महदूद सी दुनिया, ये छोटी सी डोली, ये अनेबलिंग और प्रोवोकिंग की मदद से चलती है, और अगर अनेबलिंग और प्रोवोकिंग रुक जाए और डोली ज़मीन पे रख दी जाए, तो जो दुल्हन है वो क्या करेगी? क्यों जी अब्दुल्ला, दुल्हन क्या करेगी? दुल्हन पहले तो घबरा जाएगी, परेशान होगी, ये एकदम से इनको क्या हो गया। फिर दुल्हन बैठ के सोचेगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे बैठी तो नहीं रह सकती। तो थोड़े हाथ पैर मारेगी, कुछ करने की कोशिश करेगी,
या तो वो वापस लौट जाएगी या वो आगे बढ़ जाएगी। मतलब डोली से तो निकलेगी, थोड़ी सी डोली से निकलेगी और अमली ज़िंदगी में आ जाएगी। तो ये जो एडिक्शन की ज़िंदगी है ये कोई उसी किस्म की नहीं है जिसमें हम एक महदूद सी दुल्हन वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और जो कहार हैं यानी अनेबलर और प्रोवोकर हैं वो अपनी ज़िंदगी के जिस जानिब जा रहे होते हैं उसी जानिब हमें भी लेके तो चलना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं घर वाले जिस सफ़र पे होते हैं पेशेंट भी उसी सफ़र पे होता है। किसी भी फैमिली में अगर जो भी हालात होते हैं अच्छे या बुरे, खुशहाली के या बदहाली के, उसमें से फैमिली भी गुज़र रही होती है और मरीज़ भी गुज़र रहे होते हैं और एक अनजानी सी मंजिल की तरफ वो चल रहे होते हैं। कोई आप बता सकते हैं कौन सी अनजानी मंजिल की तरफ एक फैमिली जा रही होती है जिसमें एक लव्ड वन एडिक्शन में मुब्तला होता है? उस फैमिली की मंजिल कौन सी होती है? की मंजिल होती है क्योंकि घर में खुशियाँ दोबारा से लौट आएं और उनका जो लव्ड वन है वो बीते ज़िंदगी गुजारे और नशे में डूबा रहता है, उस नशे से बाहर आ जाए। क्यों जी? बाकी और कोई अपनी राय देगा कि एक ऐसी फैमिली जिसमें एक प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला है और डोली में बैठा हुआ है और फैमिली कहारों की तरह वो बांस उठा के तो जहाँ खुद जा रहे होते हैं किसी डायरेक्शन में, अपने मरीज़ को भी अपने साथ उसी डायरेक्शन में लेके चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो जा कहाँ रहे होते हैं? जी, पेन की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि दिन ब दिन पेन उनकी ज़िंदगी में बढ़ रही होती है। तो उनको क्या करना चाहिए? फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? डोली को ज़मीन पे रख दें। मैं तो बता रहा हूँ कि इलाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बंदा नुस्खा पूछना चाहता है कि हमारा मरीज़ बग़ैर इलाज के कैसे ठीक हो सकता है, तो उसका आसान जवाब ये है कि अनेबलिंग और प्रोवोकिंग छोड़ दें। ना तो अनेबलिंग करें यानी उसके करने के काम खुद ना करें, उसकी ज़रूरतें खुद पूरी ना करें, ना ही प्रोवोकिंग करें, उसको ताने भी ना दें, गाली गलौच भी ना करें और उसे कहें कि ये डोली तुम्हारी नीचे रख दी है, अब दिल करे तो इसमें बैठे रहो, दिल करे तो अपनी ज़िंदगी बनाने की तरफ चल पड़ो। और उससे पहले ख़ुद क्या करें? अपनी ज़िंदगी बनाने की तरफ चल पड़ें, क्योंकि मरीज़ की अनेबलिंग करते करते और प्रोवोकिंग करते करते वो इतना अपसेट हो जाते हैं कि उनके अपने कारोबार कामकाज में दिल नहीं लगता। वो आजकल रोज़ ही किसी न किसी टेलीविज़न चैनल से दावतनामा आता है कि टीवी पे आके बात करें। तो इसी तरह आज दोपहर भी एक दावतनामा आया तो मैंने उनको पूछा टॉपिक क्या है, तो क्या जवाब दिया होगा उन्होंने? बोला, कहते ओह ही कोरोना, ये उसने कहा। जो बंदा बात कर रहा था ना तो बड़ा पैड़ा सा मुंह बना के कहता है ना ओह ही कोरोना। तो मैंने उसे कहा कि आप टॉपिक बदलते क्यों नहीं? आप कोई और टॉपिक क्यों नहीं चलाते? ज़िंदगी में और भी बहुत से टॉपिक हैं, तो ये आप कोरोना पे बात करने पे मजबूर तो नहीं है? तो उनका जवाब था जी पब्लिक देखना ही कोरोना चाहती है, पब्लिक वो चैनल बदल देती है जिस पे कोई भी और बात हो। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हम एडिक्शन की बीमारी में भी मुब्तला होते हैं तो हमारे घरों में हम जो बातें करना चाहते हैं उसका टॉपिक क्या होता है? हमारे घर में टॉपिक क्या होता है? एक ऐसी फैमिली जिसमें 5 बहन भाई हैं, 2 माँ बाप हैं और 5 बहन भाइयों में से एक लड़का एडिक्शन में मुब्तला है, उस घर में ज़्यादातर बात किस मौजू पे हो रही होती है? एडिक्शन पे या एडिक्ट पे हो रही होती है। बात हो रही होती है कि वो सोता है कि जागदा है, वो जाग पे है कि उठ बैठा है कि नाश्ता कीता सू, नाश्ता कीता है कि नहीं कीता। उस घर में जो बातचीत हो रही होती है वो उसी के बारे में हो रही होती है
कि राती लेट आया सी कि छेती आया सी, दरवाजे ने ठुड्डे मारे सन कि नहीं मारे सन। तो सारी जो बातचीत हो रही होती है वो उसी के बारे में हो रही होती है। और जब सारी बातचीत उस चीज़ के बारे में हो रही होगी तो दिमाग हमारा क्या समझेगा कि और कोई काम है कि नहीं है। देखो, हमारा दिमाग जो हम सोचते हैं, हमारा दिमाग समझता है कि ऐसा ही काम है। जब हम किसी चीज़ के बारे में भी सोचते हैं तो हमारा दिमाग कहता है कि इसको यही काम है, और दिमाग मदद करना शुरू कर देता है। तो अगर किसी कौम में या कौमों में एडिक्शन की बीमारी हो या ये कोरोना की बीमारी हो और हम हर वक्त उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें, तो हमारा दिमाग महदूद होकर सोचना शुरू कर देगा कि इनकी ज़िंदगी की दिलचस्पी सिर्फ कोरोना में है। और जो लोग भी मुल्कों में रहते हैं या मुआशरों में रहते हैं, आजकल वो वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पार्क बंद हैं कि खुले हैं? अब मुझे बता दीजिए कि पहले कौन इतने ज़्यादा पार्कों में जाता था। इन्होंने पार्कों में टोटल पाबंदी लगा दी है कि पार्क में कोई घुसेगा नहीं, और वो इस तरह ईमान के ज़ोर पे उस पर अमल करा रहे हैं कि उन्होंने बाहर जो है बावर्दी गार्ड खड़े किए हुए हैं कि कोई पार्क के अंदर नहीं जा सकता। इसी तरह कुछ कारोबार तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही एसेंशियल होते हैं, जिसके बगैर गुजारा नहीं होता। जैसे सड़कों पे पुलिस नाके लगा के खड़ी है, गुजारा नहीं है क्योंकि उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट करनी है, डॉक्टर अस्पतालों में जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कारोबार बिला वजह भी बंद कर दिए हैं। बच्चों के स्कूल बंद किए हैं, वो तो ठीक है कि बच्चे एक दूसरे के करीब ना बैठें, चलें घर बैठ के तो पढ़ लें। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि बड़े आराम से फासले पे रह के लोग कर सकते हैं, और जो बीमारी एक दूसरे से लगने की होती है उसकी कुछ एहतियातें हैं जो कि करके आप अपने काम काज कर सकते हैं। अगर डॉक्टर कर सकते हैं, अगर नर्सेज कर सकती हैं, अगर पुलिस वाले या फ़ौजी कर सकते हैं, सहाफ़ी कर सकते हैं, तो बाकी लोग भी काफ़ी मुतहरक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग वैसे ही अपना कारोबार बंद करके बैठ गए, कहते बस कोरोना ते गल मुक्केगी तो फिर ही कोई काम अगे करांगे। नहीं, ये तो लोग चंद दिन के बाद आप देखिएगा कि फिर सब कुछ करने लगेंगे कोरोना के बावजूद। ठीक है, करना नहीं, कोरोना ने तो अपनी मर्ज़ी से कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। कोरोना जो है, देखिए, बीमारियां अपने कोर्स ऑफ एक्शन को तरजीह देती हैं। टीबी अपने कोर्स ऑफ एक्शन को तरजीह देती है, डायबिटीज़ अपने कोर्स ऑफ एक्शन को कि मैंने इधर जाना है, दिल की बीमारी कहती है मैंने इधर जाना है, एडिक्शन कहती है मैंने इधर जाना है। पर इंसान है जो कहता है कि नहीं, मेरी मंजिल कोई और है। लेकिन अगर इंसान को देखा जाए तो अज़ली तौर पर वो कहता है कि कोई ना कोई और आएगा, क्योंकि इंसान का एक सहारा है जो मुआजिज़ा है कि कोई इंसान ऐसा सोचता है कि कोई बंदा आके उसका ये काम कर जाएगा। और मज़े की बात यह है कि कोई ना कोई बंदा आके कर भी जाता है काम, पर कभी वो आता है कभी वो नहीं आता, कभी वो आता है कभी वो नहीं आता। अब अगर हमें पता ही नहीं कि कोई आएगा और करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर खुद ही कोई कदम उठाना चाहिए ना। और फैमिलीज़ जिनके यहाँ नशे का कोई मरीज़ हो, उनको अपने कारोबार पे तवज्जो देनी चाहिए कि नहीं? उनको अपने वर्जिश पे, अपने वेलफेयर पे, अपने नहाने धोने पे तवज्जो देनी चाहिए कि नहीं? उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को नॉर्मल बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनका दिमाग ज़्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन अगर वो अपने मरीज़ का फ़िक्र करते रहेंगे तो फिर उनका दिमाग एक गोल दायरे में घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ फैमिलीज़ भी बैठी हैं, यहाँ डॉक्टर साहबा बैठी हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है आपने नहीं कोई काम रोका, आपने नहीं बिल्कुल रोका कोई काम। आपको नहीं डर लगता कोरोना से? क्लिनिक भी जाती हैं, और मेरा ख्याल है कि जो लोग काम करते हैं खौफ उनको नहीं घेरता।
खौफ उनको घेरता है जो वेले हों, जो काम करते हैं, जो अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, जो सिपाहियों की तरफ लड़ते हैं। देखो जंगों में भी सबसे ज़्यादा खौफ जो होता है वो पीछे बैठे हुए शहरियों में होता है। जो फ्रंट लाइन पे सिपाही लड़ रहे होते हैं उनको कोई खौफ नहीं होता। हाँ, ये मेंटल लूप बन जाता है ना। एक चीज़ होती है जिसे हम मेंटल लूप कहते हैं। आपने कभी टीवी पे ख़बरों में देखा हो कि पीछे ख़बरें पड़ी जा रही होती हैं तो एक छोटी सी वीडियो होती है जो बार बार चल रही होती है। वीडियो ख़त्म होती है, फिर वो शुरू से शुरू हो जाती है, फिर वीडियो ख़त्म होती है, फिर वो शुरू से शुरू हो जाती है। इसको वीडियो लूप कहते हैं, वीडियो लूप, क्योंकि वो ख़बर पढ़ रहे होते हैं। जितनी देर ख़बर पढ़ते रहें उतनी देर में वो बार बार उस ख़बर से मुतल्लिका छोटी सी वीडियो चल रही होती है। इसको वीडियो लूप कहते हैं। और जब हम एडिक्शन से हमारा वास्ता होता है और हमारी फैमिली में कोई एक लड़का या लव्ड वन नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो हम एक लूप में आ जाते हैं कि उसी के बारे में सोचना है। रात को नींद खुलती है तो सबसे पहले किसका ख्याल आता है? उसी का। फिर जाके उसको कमरे में देखते हैं, उसकी नब्ज़ चेक करते हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। अब मज़े की बात यह है कि आप उसकी ज़िंदगी के बारे में जितना भी फ़िक्रमंद हों, जब तक वो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होगा तब तक बात नहीं चलेगी। उसे डोली में से उतर के बाहर निकलना है और चारों तरफ देखना है कि दुनिया कितनी बड़ी है। वो एक छोटी सी डोली में बैठा हुआ है जिसे कहार ने उठाया हुआ है। ये कहार हम कहते हैं ये अनेबलर्स हैं और कुछ इसमें ख़ास तौर पर प्रोवोकर्स हैं। और पीछे वाजे वाले कौन है भला? वो भी अनेबलर्स और प्रोवोकर ही हैं। फ़र्क ये है कि जिन्होंने मतलब बेशुमार किस्म के लोग हैं ना जो पीछे बारात भी है। वाजे वाले तो पीछे बारात भी है, आगे कहार हैं, फिर वो वाजे वाले हैं, उसके पीछे बहुत सारे बाराती हैं। अच्छा, एक होते हैं जिनको हम प्राइमरी अनेबलर्स कहते हैं। प्राइमरी अनेबलर्स हैं जैसे घर के अफराद, जैसे माँ बाप और बहन भाई, ये प्राइमरी अनेबलर्स हैं। पक्के और सच्चे अनेबलर्स, पक्के और सच्चे प्रोवोकर्स। एक सेकेंडरी अनेबलर्स होते हैं जिनका हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं होता लेकिन वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा अनेबलिंग करते हैं और प्रोवोकिंग करते हैं। ये दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, मल्लेदार और बहुत सारे लोग होते हैं। और एक होते हैं टर्शरी अनेबलर्स, वो जो पीछे बराती हैं, शहर वाले, जो जब भी मौका लगता है वो भी अनेबलिंग कर लेते हैं। उल्टा नहीं होना चाहिए था? क्या? घर वाले होने चाहिए थे और प्राइमरी होते हैं जो सबसे पहले बनते हैं। प्राइमरी कहते हैं, नहीं, प्राइमरी का मतलब होता है असली और पहला और बड़ा। प्राइमरी का मतलब जैसे प्राइमरी तालीम होती है जिससे पहले कोई तालीम नहीं होती तो उसको हम प्राइमरी तालीम कहते हैं। फिर सेकेंडरी एजुकेशन होती है जो प्राइमरी तालीम के ऊपर बिल्ड की जाती है। फिर ये टर्शरी एजुकेशन होती है जो कि आखिर में स्पेशलाइजेशन की तरफ लोग जाते हैं तो उसको टर्शरी कहते हैं। अच्छा, अब आप कहते होंगे कि अगर ये इतना सिंपल है कि एनेबलिंग प्रोवोकिंग छोड़ दें तो फिर और क्या चाहिए? अगर ये इफ़ इट इज़ दैट ईजी तो ये तो कर लेना चाहिए, तो फिर हम करते क्यों नहीं? नहीं, वो हमारी एक अंदर से आदत सी बन गई है ना, तो उस आदत को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत सारी विल पावर और बहुत सारी स्किल पावर चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक फैमिली से बात कर रहा था जिसमें एक स्टेप मदर और बच्चों का मसला था। और जो स्टेप मदर थी वो बच्चों की काफ़ी खिदमत खुदमत करती थी
लेकिन खिदमत करने के बाद बच्चों को वो बुरा भला भी कह लेती थी। अच्छा, ये सगी माएँ भी करती हैं, खिदमत करती हैं और बुरा भला भी कह लेती हैं, लेकिन सगी माओं का बुरा भला बंदा सुन लेता है, स्टेप मदर का बुरा भला बंदा नहीं सुनता। और मेरे से जब बात हुई तो वो माँ कहने लगी कि देखे ना, मैं इनके लिए ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, और ये मेरे से अच्छा बोलते भी नहीं हैं, तो मैं इनसे अच्छा कैसे बोलूँ। तो मैंने कहा कि देखिए, आप इतना कुछ करती हैं, आप ये सब छोड़ दीजिए, आप ये सब जो आप करती हैं ना, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बच्चे वैसे ही करते थे जैसे कि सारे बच्चे करते हैं कि एक जूता वहाँ फेंक दिया, एक जूता वहाँ फेंक दिया, एक तौलिया वहाँ फेंक दिया, और माएँ उन चीज़ों को इकट्ठा करती रहती हैं अपने शौक़ से, और फिर साथ बोल बुलारा भी करती रहती हैं। लेकिन बच्चों की वो जो खिदमत है, उनके जूते पॉलिश करना, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़े इस्त्री करना, उनको खाना पका के, उनको आधी रात को ताज़ा रोटी बना के देना। मुस्सा भाई क्या हो रहा है? जलाल में तो नहीं आ रहे जी? अच्छा, नहीं, मैं हिल रहे हैं ना, मैं आपके बड़ी एनर्जी जमा हो रही है। अच्छा जी, तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी माँ को मना किया जाए कि ये जो बोल बुलारा आप करते हैं, ये बोल बुलारा आप ना करें, तो वो उससे बाज नहीं आती, कहती मैं जब इतनी खिदमत करती हूँ तो फिर मैंने बोल बुलारा भी तो करने का मेरा हक़ है। तो मैं कहता हूँ अच्छा, खिदमत भी ना करें, तो फिर वो खिदमत से बाज नहीं आती। मैंने कहा देखिए, आप आसानी से ये रास्ता चुन सकती हैं कि ये बच्चे आपके स्टेप हैं, और आप कोई भी ये काम जो गलत करते हैं उसकी ज़िम्मेदारी ना उठाएं। अगर ये जूते फेंकते हैं तो वहीं पड़े रहने दें। तो कहते हैं कि फिर ये जूते वहीं पड़े रहेंगे। मैं कभी इम्कान नहीं है कि वहीं पड़े रहें। आप में से कितना का ख्याल है कि अगर वो बच्चे जूते फेंकते हैं और माँ नहीं उठाती तो वो जूते वहीं पड़े रहेंगे? वहीं पड़े हैं, ये मैं एक्सपीरियंस से बताऊं। कैसे? मैं अपने कमरे में जो चीज़ जहाँ फेंक देता हूँ और वो कोई नहीं उठाता, तो वो वहीं पड़ी है। कितने दिन कोई नहीं उठाता? वो कोई महीना भी ना उठाए, वो महीना वहीं पड़ी है। अगर 2 महीने, वो फिर भी वहीं पड़ी है। अगर 6 महीने? 6 महीने, अब इतना तो मैंने नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, अभी 6 महीने पड़ी रही चीज़ें। देखो ना, जिस बंदे के जूते हैं, जिस बंदे ने मैसअप क्रिएट किया है, अपने कमरे में किया है, अगर वो अपने कमरे में तफन उठने लगे, उसमें से चूहे बिल्लियाँ निकलना शुरू हो जाएं, तो फिर वो करेगा कि नहीं करेगा? 2 महीने तो मुझे याद है मैंने इस तरह किया था कि मैंने नहीं, सब इतने मुस्तहकम नहीं होते, सब इतने पुरज़म नहीं होते, सब इतने कायदे आज़म नहीं होते कि अड़ जाएं इतने। क्या ख्याल है जी, कितने दिनों के बाद बंदा कहेगा कि यार मैं खुद ही कर लूँ? 1-2 दिन, 3 दिन की बात है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे, आपके अब्बा भी इत्तेफाक से बैठे हैं, क्योंकि ये महीना नहीं फिर करते। सफाई हो जाती है ना, वो कहते तो अगर सफाई ना करें तो नहीं, अगर सफाई ना हो, इससे मुतल्लिका चीज़ों की सफाई ना हो। लेकिन मुझे बताएं कि अनजाने में घर वाले अनजाने में मैसेज दे रहे होते हैं कि यू आर वेरी स्पेशल। देखिए, अनजाने में घर वाले मैसेज दे रहे होते हैं कि जेंटलमैन यू आर वेरी स्पेशल। तो अगर वो मैसेज देना बंद कर दें, और वो मैसेज कैसे देते हैं, अनजाने में मैसेज कैसे देते हैं? अब्दुल्ला अनजाने में मैसेज कैसे देते हैं कि यू आर वेरी स्पेशल, यू कैन डू दिस, यू कैन गेट अवे विद दिस। हाँ, सब कुछ तेरा ही तो है। हाँ, ये इस तरह की बात है कहते हैं। लेकिन इस तरह की मेरे घर में नहीं होती। नहीं, वो बात बताएं जो आपके घर में होती है कि पुत्र दूध पी ला, तेरी मेहरबानी। मेहरबानी नहीं, हाँ, अब्दुल्ला दूध पीना है, मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, हाँ, तो अब तो क्यों जी पिया के छड़ दियो कि पूछ लेंदे हो कि पी लाए तो पी लाए? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पियो, ये कभी कहता है ना मुझे पैसे दे दो, मैंने कहा पहले यहाँ डाइट पूरी करो। हाँ, देखो ना, डाइट पूरी करो, पता लगे कि ताड़ी किल्ली भी किधर अड़ी ही है। तो नाश्ता पहले नाश्ता प्रॉपर तमीज़ वाला करोगे तो कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। नाश्ता हैवी
लेकिन उससे मैसेज खुफिया क्या मिल रहा है? बात ठीक है कि इसे कहना चाहिए कि नाश्ता नहीं करता तो चल निकल जाता। नहीं नहीं, ये भी नहीं कहना चाहिए। यही समझ मसला ये है ना कि दो ही रास्ते हैं मर्द मोमन के, या तो एनेबलिंग है या प्रोवोकिंग है। हम कहते हैं इन दोनों को छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ दें कि ना तो आपने कोई बुरे अल्फाज निकालने हैं मुंह से, ना ताने देने हैं, ना धक्के देने हैं, ना धमकियां देनी है, कुछ नहीं करना ऐसा। और ये भी नहीं कहना कि तुम ये दूध पी लो, तुम ये मलाई खा लो, या तुम फलाना कर लो। तो मतलब सवेरे अपने लिहाज से तसल्ली करना कि अगले 12 घंटे के लिए इसको मैं सही ग़िज़ा खिला दूंगा, फिर सारा दिन ये समोसे पकौड़े खाता रहेगा तो कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं देखिए, बच्चे सवेरे जागते नहीं, और माँ सवेरे 5 बजे शुरू होती है ये कहना कि पुत्र 8 बज गए ने, उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया। और बच्चा कहता है 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, वो कहता रहता है। अल्टीमेटली मुझे बताएं, बच्चे ने स्कूल जाना है और उसको उसकी कोई ख्याल नहीं है, और माँ ही उसको स्कूल भेजने के लिए ये सब कुछ कर रही है, तो इसमें कोई तालीम का कोई जिक्र आगे चल के आएगा? क्या तालीम हासिल कर लेगा बच्चा इस तरह? नहीं करेगा। तो आप उसे बताते हैं कि इतने बजे तक, हाँ क्या बात है मुझसे बताओ, क्या बात है? एंग्जाइटी हो रही है? अच्छा, एक चक्कर ऊपर से लगवा लें मुझसे, जाए। अच्छा, तो सिंपल सी एक बात है कि अगर आप कह देते हैं कि देखो भाई इतने बजे तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम है, तुम अपना अलार्म लगा के सोओगे, अगर तुम इतने बजे तक नहीं उठोगे तो तुम फिर घर रह जाओगे। अलार्म फ़ोन पे नहीं लगता बेटा, अलार्म घड़ी में लगता है। वो छोटी सी एक घड़ी होती है चाइना की, कोई बात नहीं, उस पर अलार्म बहुत अच्छा लगता है जी। अलार्म उससे लगता है। अब आप कहेंगे कि जी वो तो फिर जाएगा ही नहीं स्कूल। स्कूल नहीं जाएगा तो वो बहुत सी चीज़ों से महरूम रहेगा, ना उसको कोई खिलौना मिलेगा, ना उसको अच्छे कपड़े मिलेंगे, ना उसकी कोई खातिर तवाज़ो होगी। हर बंदा अपना नफ़ा नुकसान जानता है, ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है। कौन सा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाएगा और पढ़ेगा नहीं? क्योंकि उसकी ज़रूरतें हैं जो उसकी माँ बाप ने पूरी करनी है, वो ज़रूरतें पूरी करने से इनकार कर देंगे। मेरिट पे डील करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इज़्ज़त के साथ डील करेंगे, गुस्से में नहीं आएंगे, झुंझलाएंगे नहीं, क्योंकि जो ही इंसान गुस्से में आता है तो वो इंसान के दर्जे से नीचे आ जाता है। बच्चे के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आना चाहिए, जैसे कि बड़े के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आना चाहिए। ये इज़्ज़त का ठेका सिर्फ बड़ों ने नहीं उठाया हुआ कि बड़े लोगों की इज़्ज़त होनी चाहिए, छोटे लोगों की इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए, या छोटे बच्चों की इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए। इज़्ज़त सबकी है, हाँ या ना, फैसिलिटी होना या ना होना ये मेरिट के ऊपर है। बुनियादी ऑक्सीजन तो सबका हक है, इज़्ज़त सबका हक है, लेकिन है मुश्किल, इसलिए माँ बाप नहीं कर पाते। माँ बाप को बोल बुलारा करके उस दिन किसी न किसी तरह स्कूल भेज देते हैं, एक आध लेक्चर मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप समझते हैं कि उन्होंने कामयाबी से ये काम कर लिया है। जब भी आप मुझे बाहर जाने देंगे तो मुझे दोबारा फॉलोअप्स के लिए आना पड़ेगा, लेकिन आप उसे कहते हैं हम चाहते हैं कि आप खुशी से फॉलो। आना पड़ेगा लफ्ज़ गलत है ना, आना चाहूँगा लफ्ज़ है ऐसा। बात पूरी कर दूँगा। अगर आपके साथ वालिदैन मेरिट पे डील करेंगे तो आप आना चाहेंगे, आपने कहा था खुशी से, आपको खुशी से आना चाहेंगे। अगर मेरिट पे डील करेंगे तो खुशी से आना चाहेंगे आप। खुशी से नहीं आता है। नहीं, अगर वो मेरिट पे डील करेंगे तो वो क्या ऐसा करेंगे कि मैं खुशी से, जो अभी नहीं करते? सामने बैठे हैं, पूछें कि मेरिट पे वो क्या ऐसा करेंगे जो अभी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैं खुशी से। कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप उनकी तरफ देखते हैं? ज़्यादा जो मैं देखता हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप वालिदैन की तरफ देखते हैं? परफ्यूम्स, कपड़े, घड़ियाँ, गाड़ियाँ, और भी कुछ मांगता ही नहीं।
नहीं, और भी बहुत कुछ है, वो मांगे बिना ही मिलता है। खाना वो तो सब नहीं, खाने की बात नहीं मैं कर रहा, बुनियादी खाना तो सबको ज़रूरत है ना। मैं अभी नीड्स की बात नहीं कर रहा, नीड्स तो आपको मिलती रहनी चाहिए पर वांट्स नहीं मिलनी चाहिए, मैं वांट्स की बात कर रहा हूँ। नहीं मिलनी चाहिए। वांट्स मिलनी चाहिए निगोशिएशन के बाद, नीड्स मिलनी चाहिए अनकंडीशनल। देखिए आपको इज्जत मिलनी चाहिए, काफी वांट आपको जो अनकंडीशनल देखिए वांट अनकंडीशनल नहीं देनी चाहिए, वो देते हैं। देते हैं ना, लेकिन मैं यही तो बता रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें माश की दाल और 2 रोटियाँ हैं, वो आपकी नीड है, वो आपकी नीड है, मेरा फेवरेट अच्छी बात है, इसको मुस्तकिल माश की दाल और 2 रोटियाँ दिया करें। मैं महीना वो खाता हूँ। लो जी, महीना वो पकानी है आपने माश की दाल, ठीक हो गई। अच्छा, अब उसमें जो नीड्स हैं वो इज़्ज़त है कि आपके दिल में इज़्ज़त हो अब्दुल्ला की, और 2-3 वजह से हो कि अब्दुल्ला एक इंसान है, अब्दुल्ला आपका बेटा है, महज इंसान नहीं है, आपका बेटा भी है। तो ये जो इज़्ज़त है ये करनी है, ताना कोई नहीं देना। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, वांट्स से मुराद ये है कि इसको आईफोन चाहिए अच्छी क्वालिटी का, ये है ना वांट्स हैं। मेरे पास है, वो आपके पास है था अभी आपके पास है। नहीं, मैंने कहा वो था, हाँ है नहीं, वो था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो ये वांट है, लेकिन अगर आप ज़रूरत के कपड़े पहनते हैं तो वो नीड है। तो जो भी बंदा तालीम हासिल करने की तरफ तवज्जो नहीं देता और नशों में पड़ता है, क्योंकि मैं नशे तो नहीं करता। मैं तालीम की भी बात कर रहा हूँ, नशे के भी मसले हैं। वो भी आपके घर से पीछे से वो तंबाकू वाला वो क्या निकला नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट एटमी, वो जूल है वो। हाँ वही जिसमें निकोटीन होती है, तो वो किसी दोस्त का आपके पास पड़ा था। पता नहीं दोस्तां दे कोल क्यों रख छड़ देने अपनी चीज़ां, या क्या वजह, ये दोस्तों के पास नशा नुशा क्यों रख छोड़ते हैं दोस्ती बहुत होती है जी? दोस्ती बहुत होती है ना। ये दोस्तों का होता है, दोस्तों के ये जीन्स में पुराना कोई नशा जो पुराना होता है पड़ा हुआ, नहीं ये बात नहीं। हाँ झूठ, वो देखो मैडम कह रही हैं कि अपना होता है, झूठ होता है, बहाने होते हैं। ऐसी बातें बिल्कुल यकीन ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें नीड्स और वांट्स के दरमियान फ़र्क करना चाहिए, नीड्स और वांट्स के दरमियान। जब आपकी नीड्स पूरी होंगी और वांट्स पूरी नहीं होंगी तो फिर आप खुशी से स्कूल पढ़ने जाएंगे, खुशी से अपनी रिकवरी के लिए विलिंग वेज आएंगे, खुशी से आप माँ बाप को देख के मुस्कुराएंगे, उनके गीत गाएंगे, गुन गाएंगे आप। हमने दूसरी और तीसरी बात की ना, शायद ये मैं इतना अच्छे से ना करी। कौन सी बात? यहाँ विलिंग वेज आना और इनकी गीत और गुनगुना। देखिए अपने फ़ायदे का अगर आपको पता ही नहीं। खुश होके नहीं आता है। हाँ, मैं आपको पहले बहुत बार ये बात कही है। हाँ मैंने बहुत दफ़ा ये बात आपके मुंह से सुनी है, लेकिन ये कोई अकल की बात नहीं है, कोई काबिल तारीफ़ नहीं है बात कि इस पे हम तालियां बजाएं कि अगर आप खुशी से नहीं आते। अच्छा, अगर आप मुझे बताइए कि अगर आप विलिंग वेज ना आते, जब से आप आ रहे हैं, तो अब आपका क्या हाल होता? मसले हल ना होते, जो हल अभी काफ़ी हो चुके हैं ना, तो वो ना हल होते। तो इसका मतलब है कि आपको अपना नफ़ा नुकसान भी नहीं पता। लेकिन मैं खुश नहीं, आने से मुझे मसला नहीं है। हाँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ आने। अच्छा चलो, खुश नहीं हो तो नाराज़ भी तो नहीं हो ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये तो आपने assume किया। नहीं, जब आप बंदा कहते हैं जी मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि नाराज़ भी नहीं है, न्यूट्रल मूड है। मुझे तो ये सूट करता है ना, मैं ये ऐसा सोचूँ। लेकिन अब जैसे मूसा खुश नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेचैन है, तो मुझे पता है कि वो बेचैन है, थोड़ी देर में बेचैनी दूर हो जाएगी तो अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा ना कि देखें, मेरिट के ऊपर डील करें। मुझे बताएं कि जब आपको रोका मैंने है, उस दिन आपके अब्बा आपका पल्लू नहीं पकड़ रहे थे ना? वो आपको भी मैंने आपको यही कहा है ना, अब्बा पल्लू नहीं पकड़ रहे थे ना? वालिद साहब की तरह आपको मैं लेता हूँ। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि अब्बा पल्लू नहीं पकड़े थे तो मैं फिर वालिद बना ना। तो कल जब आपने अपने अब्बा का पैगाम सुना तो इस वालिद को आप भूल ही गए। हाँ, तो फिर आराम ना बैठा ना। होना ये चाहिए, देखिए मैं आपको बताऊँ, होना ये चाहिए कि अगर आपके अब्बा आए आपको आज लेने, तो आप उन्हें कहें कि नहीं
मेरे एक अब्बा ये भी हैं, जब ये मुझे कहेंगे जाओ तो मैं जाऊँगा। और उनसे पूछे, मैं एक बार घर से पर लड़की ही निकलता था कि मैंने आपके पास लड़के नहीं निकलना, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप उनको ये बात आज कह दो, आज अब बुलाई से आपके सामने मेरी बात, अगर ये बात कह दो कि जी ये कहेंगे तो जाऊँगा, ये कहेंगे तो रहूँगा, तो उसके बाद यहाँ इस हॉल में कोई है जो बताए कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं? क्यों जी, बताइए क्या होगा फिर? ठीक है ना जी? नहीं, ताड़ा और मामला है ताड़ा केस डिफरेंट है मैं आपको बताऊं कि किसी का तो दामन पकड़ लें जिससे आपको उम्मीद हो कि वो आपकी उंगली पकड़ के सड़क पार करा देगा। किसी का दामन पकड़ लें कि जो आपका दामन पकड़ के सड़क पार करा देगा। मेजोरिटी में तो ये पकड़ के रखते हैं ना दोस्तों का नाम, हाँ, ये नहीं पता कि सड़क पार करेंगे। सिर्फ कि मुझे इस इदारे पे ट्रस्ट ना होता, आप लोगों से इतना प्यार ना होता, मैं तो उस रात को मेरे इधर आना भी नहीं था। इसी वजह से आपको, वरना आपकी जिम्मेदारी उस टाइम पे उठाना मुश्किल थी। वो बड़ी बुरी सी रात थी, लाहौर में ताज़ा ताज़ा एक आध दिन हुआ था, कोई लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी दिन हुआ था, बड़ा रौला था। और उस दिन जो है मैं बड़ा परेशान था कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों बात नहीं सुन रहे। हम कह रहे हैं कि ऊबर मंगा के भेज देते हैं, कहते जी ना भेजना, मैनू घर नहीं जे बढ़न देना, ना भेजना, मैं नहीं जान बढ़न देना घर। ठीक। सो इस हालात में किसी का दामन पकड़ना जो आपके बारे में इतना जज्बाती ना हो पर खैर खा हो। मैं आपको बताऊं, ये चीज़ भी आपको बड़े गौर से देखनी चाहिए कि कोई आपके बारे में और आप किसी के बारे में जज्बाती ज़्यादा हैं कि खैर खा ज़्यादा हैं। क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में? आप बताएंगे क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में कि कोई आपके बारे में जज्बाती ज़्यादा है कि खैर खा ज़्यादा है? बिल्कुल भी एक चीज़ नहीं है दोनों। देखिए, अगर कोई बंदा आपके बारे में जज्बाती भी हो और वो खैर खा भी हो तो फिर क्या होगा जी? वो जज्बात बीच में आ जाएंगे तो वो खैर खा नहीं रहेगा। देखें ना, ये जो अनेबलिंग और प्रोवोकिंग है ये वो लोग करते हैं जो जज्बाती भी होते हैं, खैर खा भी होते हैं। लेकिन एक बंदा है कि जो जज्बाती कोई नहीं है, खैर खा है, जज्बात को बीच में नहीं लाता। कोई जज्बात में बीच में कोई नहीं ला रहा, खैर खा है, कहते यार ये टीका तो तुम्हें लगेगा, चलो। क्योंकि टफ लव का जो मामला है, आप क्या चाहते हैं कि आपके अब्बा अम्मा जज्बाती हों कि खैर खा हों? हाँ, नहीं, जैसे नहीं ठीक है। क्योंकि कल आपने जो एक पत्ता फेंका था तुरब का, वो पता क्या था? आपने अपने अम्मा अब्बा को कहा कि आप मुझे मिस नहीं करते। करना चाहिए ना। अच्छा, उन्होंने कहा कि करते हैं, क्यों नहीं करते? कहते फिर ले जाओ ना मैनू नाल। ठीक है, तो ये जो बात है कि अगर वो जज्बाती होते तो क्या करते? मैं आपको बताऊं कि उन्होंने आपको, वो आपके परों के नीचे बहुत देर रह गई है, वो काफी कुछ सीख के। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने आपको महफूज कर दिया है। जिस दिन सालगिरह वाले दिन से एक दिन पहले आपको दाखिल कराया था और मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, कि कल परसों इसकी सालगिरह है। आपने भी नहीं बताया, आपने कहा कि जी जुमे वाले दिन मैंने नहीं मिलना उनको। तो मैंने कहा क्यों नहीं मिलना जुमे वाले? कहता है मैं फिर कभी बताऊंगा। मैंने आपको शाम को बता देना था अगर आप ना मेरे बात पे। अच्छा, तो उसके बाद मैं कहा पता नहीं क्यों नहीं मिलना चाह रहा, क्या बात है। अचानक जो सामने आए आपके अम्मा अब्बा, तो मैंने उनको कहा कि ये कह रहा था नहीं मिलना, तो क्या चक्कर है, क्यों नहीं मिलने की बात कर रहा था? तो इनकी अम्मी ने बताया कि आज इसकी सालगिरह है। देखिए, ट्रीटमेंट के अंदर जज्बा सिर्फ ये चाहिए कि ट्रीटमेंट फर्स्ट है कि नहीं। ये चाहिए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं इसमें और हम तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। हाँ, वो आए थे ना, आए थे, आए मिले थे। थे, विश भी किया था। अच्छा तो नहीं लग रहा था कि मैं अंदर हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। शायद मेरी गलती थी जिसकी वजह से मैं इधर था। अपनी तो गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें ना, आप पहले तो ये अपने अंदर टैलेंट पैदा करें कि आप कम से कम अपना बुरा भला समझ जाएं। क्योंकि
अब आप 18 ईयर के हो गए हैं, पहले तो गिला था ना आपसे 16 साल के थे जी। आप लोग मुझे जैसे जैसे सिखाते जाएंगे मैं सीखता जाऊंगा। लेकिन हमें ये अच्छा लगेगा ना अगर आप कहें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए मूसा कहता है कि जी मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे इस प्यार की एक ही वजह समझ लगती है कि मूसा कहीं डीप डाउन अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता है, और मेरी क्या रिश्तेदारी है मूसा से। सर मुझे ये बताएं, कल आप मेरा मैसेज पहुंचा था रात को कि मूसा ने मिलना है आपको? नहीं, मुझे नहीं। पहुंचा था सर। नदीम आपको मैंने कल कहा भी था सर, नदीम से पूछिएगा ये वो जनरली तो मुझे जो बंदा भी मिलता है ना वो ये कहता है कि मूसा ने मिलना है। वो तो फाइनली ऐसी बात करके मैं ऊपर आया था ना, तो मैंने पहले मैसेज किया मैं एक बात सिर्फ जानता हूँ, ताकि मैं ये पता करवा दूं कि डॉक्टर साहब की इजाजत से ये बात हो रही है या डॉक्टर साहब को नहीं पता कि मानी भाई ने कह दिया मैंने। देखिए जिस दिन आप आए थे, जिस दिन आप आए थे ना, जिस दिन आप आए थे, तो मैं सारे हालात पे गौर करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर वो एक छोटा सा कोई मुन्ना सा इंसान है जो आपको कहता है यार इधर जा। सर बहुत बड़ा इंसान है वो, बाइस से बड़ा बड़ा हो रहा है। मतलब फिर भी दूसरा इंसान है जो मुझे कहता है कि भाई नहीं तुम्हें नशा करना है, ये तो मैं खुद अपने आप को देख के तो यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो बेशुमार लोगों से आपने ताल्लुकात पाले हुए हैं, इसके अंदर कोई जमा तफरीक रखे ना कि किससे ताल्लुक़ पालना है किससे नहीं पालना। मैं आपको बताऊं कि आखिरकार आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला इस तरह होगा कि आप किस किस्म के लोगों के साथ करीब होते हैं और किस किस्म के लोगों से आप दूर होते हैं। आपको हमेशा गौर से देखते रहना चाहिए ज़िंदगी में कि कौन है जो आपका खैर खा है, कौन है जो आपके सामने हक सच की बात करता है। और अगर आप अपने अंदर उस इंसान की परवरिश करना शुरू कर दे जो अच्छी राह दिखाता है, होता है हर इंसान के अंदर एक होता है जो कहता है बाज आ जा, ना कर, बाज आ जा, और दूसरा कहता है नहीं नहीं लगा रहो, तेनू कुछ नहीं होगा, तू बड़ा चलाक है, तू बच जाएगा, यू विल गेट अवे विद दिस। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है, अल्टीमेटली नहीं होता ऐसा। मैं किसी चीज़ से भाग नहीं रहा हूँ, शायद मैं एक चीज़ से भाग रहा हूँ जो है मेरी जिम्मेदारी, जो मुझे अब तक लेनी नहीं चाहिए, काफ़ी चीज़ों की जिससे मैं भाग रहा हूँ, उसके अलावा मैं और किसी चीज़ से नहीं भाग रहा। देखिए मैं तो ये जानता हूँ कि आपके अम्मा अब्बा जो हैं वो यकजहती के साथ, जज्बातीपन या सॉलिडेरिटी के साथ, यानी यकजहती के साथ और जज्बाती कैफियत के बगैर आपके खैर खा बन गए। अब उन्हें सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि क्या करना है तो क्या नहीं करना, और वो इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें करेंगे जो आपकी सेफ्टी के लिए हैं, आपकी बेहतरी के लिए हैं। इसलिए नहीं कि आप इकलौते बेटे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इकलौते हैं कि 2 हैं कि 4 हैं या 8 हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ बाप के लिए औलाद वैसी ही होती है, छूने से वैसी ही महसूस होती है, चाहे एक बच्चा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। ये कैफियत रिश्ते की कैफियत होती है, माँ बाप के लिए वो एक ही बात है। और ये कहना कि मैं खुश नहीं हूँ, तुसी आंदे रहो विलिंग वेज, असी तुहानू खुश आप ही कर लांगे। मतलब खुश करना हमारा काम है। देखिए जो बंदा भी आता रहेगा ना वो अच्छे काम करता रहेगा, अच्छे काम करता रहेगा तो हम उसे खुश करते रहेंगे। और अगर कोई अच्छे काम नहीं करेगा तो हम बोलेंगे तो उसको एंग्जाइटी होगी जैसे मूसा को हुई। लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि मूसा से मैं खरी बात कर दूं, मूसा को मैं बता दूं कि देखो तुम्हें अपने लिए बेहतर फ़ैसले करने हैं, ठीक है ना। मूसा ने अपने लिए बेहतर फ़ैसले करने हैं। सो आज अगर मूसा ने ये फ़ैसला किया और अगर इसके अब्बा आए और उन्होंने ये मिले और ये फ़ैसला किया मूसा ने कि जी ये है मेरे अब्बा यहाँ भी, अगर ये कहते हैं तो मैं चला जाऊँगा, अगर ये कहते हैं तो मैं यहीं रुकूँगा। क्योंकि आप जब क्लियर कर दोगे तो उनको भी समझ आ जाएगी कि आइंदा आपके साथ ना वो अनेबलिंग करेंगे, ना वो प्रोवोकिंग करेंगे, ना आपको चंडे मारेंगे। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना बच्चे के ऊपर हाथ उठाना। मैं सबको कहता हूँ कि ख़बरदार जो अपने बच्चों पे हाथ उठाओ। नहीं होगी अब, नहीं होगी बेइज्जती, नहीं होगी अब। क्यों जी होगी? नहीं होगी बिल्कुल। आपकी ऐसी पीरों वाली इज्जत होगी जी। हाँ, निगोशिएशन होंगे, मुज़ाकरात होंगे, ठंडे दिल से होंगे, बहुत ठंडे दिल से।
हाँ, अच्छी बात है। आपको मुज़ाकरात सीखने चाहिए, क्योंकि आगे जाके मुज़ाकरात ही आपके काम आने हैं, निगोशिएशन ही आपके काम आने हैं। जैसे हमने आपने कहा था वॉक पे जाएंगे, हम अभी तक वॉक पे नहीं जा ये तो बातें तो हो रही है ना, नहीं ना वॉक पे नहीं भी गए, क्योंकि वॉक के रुकावटें हैं, वो रेस कोर्स में जाने नहीं देते, पता नहीं कहाँ से वो देख लेते हैं और उनकी गाड़ी आ जाती है, कहते हैं चलो जी बाहर। तो बातें तो हो रही है ना, आपसे सीख तो रहे हैं ना आप। कोई इनेबलिंग प्रोवोकिंग के बारे में सवाल तो 1-2 मिनट में फिर हम वाइंड अप करें। कोई इनेबल वो जो साहब हैं कह रहे मुज़ाकरात होंगे, मुझे ये नहीं आ रही समझ कि मुज़ाकरात किस चीज़ के हैं। आपको खुद समझना चाहिए कि जो आप एक नशा है कर रहे हैं वो आप में बुराई है और बहुत बड़ी है बुराई। और अगर आप अपने वालिदैन की हालत देख लें जिनके बच्चा नशे हैं करते हैं, वो समझ लें कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, तो मेरे ख्याल से ये लोग नशा नहीं करेंगे। जो एडिक्ट्स हैं, जो भी एडिक्ट्स हैं दुनिया के, वो डूब करेंगे कि हम एक चीज़ बुराई करते जा रहे हैं और माँ बाप हमारे साथ चलते जा रहे हैं। देखिए, वो जो चीज़ पहले अजीब लगती है ना, बाद में वो नॉर्मल लगने लगती है। मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि इंसान शुरू में किसी चीज़ के ऊपर शुक्रगुजार होता है, बाद में वो कहता है कि नहीं ये तो नॉर्मल बात है, हुन होर कड्डो, मतलब मज़ीद कुछ दो। तो असल बात मुज़ाकरात तो होंगे, चाहे वो पढ़ाई के मौजू पे हो, चाहे घर में जूते इधर उधर फेंकने के मौजू पे हो, चाहे बदतमीज़ी के मौजू पे हो, चाहे दूसरों को जो तंग करते हैं इस मौजू पे हो। इंसानों ने मुज़ाकरात नहीं करने तो और करना क्या है, क्योंकि इंसान होने का फ़ायदा यही है कि बंदा मुज़ाकरात कर सकता है, वरना दूसरे जानदार तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। वो तो लड़ के ही फ़ैसला करते हैं, चोंचे मार के ही फ़ैसला करते हैं। लेकिन हैरत होती है कि जब इंसान भी ये भूल जाता है कि वो बातचीत कर सकता है और बातचीत को भूल के वो धक्के देने शुरू कर देता है। हैरत नहीं होती आपको कि ये कितना आसान सा काम है जो बातचीत का काम है, जो कुदरत ने सिर्फ इंसान को ये तोहफ़ा दिया है। परिंदों के पास ये तोहफ़ा नहीं है, जानवरों के पास ये तोहफ़ा नहीं है। तो बड़ा मुश्किल काम है बातचीत करना। आप तो बड़े गाने से कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली तो बहुत मुश्किल है। नहीं, जो करते रहें तो आसान हो जाएगा, हाँ, जो करते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ एक्शन ये हो कि मैंने हाथ ही उठाना है, तो फिर मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बच्चों को शुरू में सिखाएं कि बातों से मसले हल होते हैं, एक 3 साल के बच्चे के साथ भी आप बातचीत करते हैं, 5 साल के बच्चे के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि फ़र्क ही इंसानों और जानवरों का ये है कि इंसान बातों से मसले हल करते हैं और जानवर जो है वो धक्कम पेल से मसले हल करते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? जब आपको पता चल जाए कि, और दुनिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन के मुताबिक चलती है। दुनिया में जिस बंदे की जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे उसकी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, कि जो इंसान जिस तरह की बातचीत करता है वैसी ही वो ज़िंदगी गुजारता है। और बातचीत के तहत अच्छी ज़िंदगी गुजारना, बातचीत की बुनियाद पर अच्छी ज़िंदगी गुजारना, ये इंसानियत की मेराज है। लेकिन धौंस के ज़ोर पर, धक्के के ज़ोर पर, मुक्के के ज़ोर पर, असले के ज़ोर पर, अब देखो ना अमेरिका कितना असले वाला है ना असले वाला। आज तंग अमेरिका सबसे ज़्यादा हो गया है। अमेरिका में 2.25 लाख कोरोना के मरीज़ हो गए और दवाई कर दी उन्होंने, परेशान हो गए बहुत। पाकिस्तान में उतने लोग परेशान नहीं है जितने अमेरिका में लोग परेशान हैं। अमेरिका का सदर परेशान है सारा। हाँ, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि टफ़ टाइम्स में अपनी रूटीन्स को कभी भी ना छोड़ें। टफ़ टाइम्स में ब्रश करना ना छोड़ें, शेव करना ना छोड़ें, नहाना धोना नहीं छोड़ना, कपड़े ज़रूर बदलें दिन में 2-3 दफ़ा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਨੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। नहीं, ये तो अभी की बात कर रहा हूँ, जब से घर से निकला हूँ, शेव कराने के लिए निकला था कि भाई अच्छा दिखने का शौक है कि भाई साफ सुथरा दिखने का। नहीं, पर उसमें फिर एक शर्त भी है ना कि अगर फादर किसी मसलत के तहत कह रहे हैं कि ना जाओ तो फिर ना जाओ। यार वालिद ने जब कह दिया कि ना जाओ तो फिर ना जाओ।
फिर दीवारें फलांग फलांग के जाना। सिर्फ इधर कि यही ये था कि मैं यहाँ पहुँचूँ, इसके बाद कोई एंग्जाइटी इवन अगर आप यहाँ भी आना चाहते हैं तो वालिदैन मना करते हैं तो ना आओ। सब ये तो घर जाके खुद को क्वारंटीन कर लेने कोई 40 दिन के लिए यार। कोई चिल्ला काटना है। हाँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता आप से कोई बीमार हो, हम्म। तो इसलिए मैं 40 दिन परहेज करूँगा, उसके बाद आ रहा है। उसके बाद आप आएंगे तो फिर 40 दिन जमा कर लो 15 दिनों दे। थैंक यू वेरी मच।